तो संदीपन गुरु, यहाँ पर हम क्लास 10th के चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हम छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकें। तो जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में चर्चा की है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे महत्वपूर्ण है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एक आधारभूत प्रमेय। तो आधारभूत प्रमेय क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अंकों के क्रम को ध्यान में रखे बिना। यह जो है अद्वितीय होता है। तो यह आधारभूत प्रमेय है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब इसको दूसरे रूप में पूछ सकता है। यही जो भाज्य संख्या है इसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये भी आपके आधारभूत प्रमेय ही है। प्राकृत संख्या लिखा जाए या भाज्य संख्या लिखा जाए, दोनों आधारभूत प्रमेय हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गास को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। जैसे प्रश्न आ गया गणितज्ञों का राजकुमार, खाली स्थान है, तो आप क्या लिखेंगे? कार्ल फ्रेडरिक गास। अब अगला महत्वपूर्ण क्या है? इसमें एचसीएफ एलसीएम है। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है उसका गुणनफल महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। और जो संख्याएं दी है उसमें संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात होती है उसका गुणनफल लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम कहलाता है। अब लघुत्तम समापवर्त और संख्याओं में संबंध है, तो क्या संबंध है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक यदि a और b है तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है। अब यहीं पर यदि मान लीजिए तीन धनात्मक पूर्णांक पी क्यू आर है तो उनके लिए एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता। मतलब यह संबंध दो संख्याओं के लिए तो सत्य है, लेकिन तीन संख्याओं के लिए असत्य है, सत्य नहीं है। तो दो संख्याओं के लिए क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। मतलब तीन संख्याओं के लिए संबंध असत्य है और दो संख्याओं के लिए संबंध सत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि कोई एक परिमेय संख्या है उसमें अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाना करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, यदि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाना है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और यदि शून्येतर शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो वह भी क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या में शून्येतर शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो अपरिमेय होता है। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये जान लीजिए कि परिमेय और परिमेय के बीच में यदि यो जोड़ घटाना गुणा भाग शून्य के अलावा कुछ भी है तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय का परिमेय होता है तो परिमेय होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय परिमेय दोनों होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय के अलावा परिमेय संख्या भी होती है। √2 √3 इस तरह से रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या है तो इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। मतलब वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी आवश्यक है। अब इन तथ्यों को यदि आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपसे ये चैप्टर 1 के सभी प्रश्न बन जाएंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प वाले प्रश्न। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होता है? 4 होता है। 12 और 15 का एचसीएफ 3 होता है, क्योंकि 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से दोनों कट जाते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तो उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा? 32 में 8 का भाग दे देंगे, 4 होता है। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा। 5, 15 और 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होता है? 12:1 होता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो √2 √5 √3 सभी अपरिमेय है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 12, 15 और 21 का एलसीएम तो 420 होगा। 11, 13 का एचसीएफ दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा। अब एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है।
और 5 ऋण 2, तो परिमेय और अपरिमेय का घटाना है तो वो भी क्या हमेशा होगा, अपरिमेय होगा। अब इसी तरह रिक्त स्थान देखते हैं, संख्या 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान क्या होगा, तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 13 और 225 का एचसीएफ 45 होता है। 3√2 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय अपरिमेय का गुणनफल है तो अपरिमेय होगा। √2 √3 इत्यादि क्या है, तो अपरिमेय संख्याएं हैं। सीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी बराबर किसका होता है, ए गुणे बी हो जाएगा। अब इसी तरह सत्य सत्य देखते हैं, एक प्राकृत संख्या का भाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है तो सत्य है। यह आपके आधारभूत फंडामेंटल प्रमेय है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है तो असत्य है। 15 और 21 का एलसीएम 105 है तो ये 15 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये सत्य है। एक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये सत्य है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो ये असत्य है, परिमेय कह रहा है, अपरिमेय होती है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है तो सत्य है। 2691 का एचसीएफ 13 होता है तो ये सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। और प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है तो ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो ये सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है तो असत्य है। इस तरह से यदि तथ्य ध्यान रहेंगे तो आप परिमेय परिमेय निकाल सकते हैं। अब इस तरह से कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं 1 से लेकर 20 तक, इनको आप हल कर लेंगे तो आपसे जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न बन जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सबको आप हल कर लीजिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 140 का जब आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले सबसे छोटी अपरिमेय संख्या से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी 2 होती है तो 2 से काट दिए, 140 कट जाएगा 70 आ गया। फिर 2 से काटे 35 आ गया। अब इसको जो है तो हम देखते हैं कि 3 से नहीं कट रहा है तो 3 के बाद 5 आता है, 5 से काटे तो 7 आ गया। अब जब इसका हम गुणनखंड लिखते हैं तो क्या 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है, 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात, इस तरह इसको लिखना पड़ेगा यदि अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए आता है तो। अब यदि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम पूछता है तो इस तरह से 6 का जो है तो आप गुणनखंड निकाल लिए और 20 का गुणनखंड निकाल लिए तो 6 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड लिख दिया और 20 का लिख दिए। अब ये सीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में है उसकी सबसे छोटी घात, सीएफ दोनों में जो है तो 2 है, इसकी छोटी घात 2 है तो 2 हो गया। और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं तो 2 की बड़ी घात ले लिए यहाँ पर 2 और उसके बाद क्या बच गया 3 और 5 तो इसका एचसीएफ हो गया 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ में क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी घात लेना है और एलसीएम में दोनों में जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लेना है। अब इसी तरह से जैसे 306 और 657 का जो है तो एचसीएफ 9 दिया है। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे 9 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे दिया है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n या 4 की पावर n जो भी कहता है तो उसका उत्तर आपको यही लिखना है कि किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि वह 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो। पर 6 के गुणनखंड में हम देखते हैं 2 और 3 है तो ये 2 से तो विभाज्य है, पर इसमें 5 नहीं है, इसके भाज्य गुणनखंड 5 से विभाज्य नहीं होगी। अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। 4 की पावर n है तो 6 की पावर n की जगह उत्तर पूरा यही लिखना है, 4 की पावर n लिख देना है। आप कहता है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको बस 2-3 स्टेप करना है। मान लेंगे कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय मान लिए तो ए बटे बी मान लिए बराबर ए बटे बी लिख दिया पी बटे क्यू, जहां पर जो हर है वो 0 नहीं हो सकता है और ए बी को मान लिए सहभाज्य, मतलब इसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 5, अब इसका पक्षांतर कर लिए, ए माइनस बी इधर आ गया, √3 उधर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है तो ये सभी क्या हो गई, एक सभी पूर्णांक है तो मिला के कुल क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय बराबर अपरिमेय, यहाँ पर हम जानते हैं कि √3 परिमेय संख्या यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी √3, परंतु ये इस बात का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं √3 अपरिमेय है। अब इसलिए हमने जो शुरू में माना था 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या वो गलत है, इसलिए हम निष्कर्ष पर क्या पहुंचे, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। 3 लाइन में हल ये जो है सिद्ध हो जाएगा।
और एक ये महत्वपूर्ण है, यदि कहता है √2, √5, √7, इस तरह से कुछ भी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय है, तो इसमें सबसे पहले आपको मान लेना है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b 0 नहीं हो सकता। ab क्या, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब कि एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग 2 हो जाता है, a² - b² तो अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो a² = 2b² होता है। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी, यदि कोई संख्या p है वो a² को विभाजित करती तो a को भी विभाजित करेगी, तो वही यहाँ पर उस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 2a² को विभाजित करता है, यहाँ दिख रहा है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब यदि a को विभाजित करता है तो a बराबर मान लिया 2c, कोई एक ऐसी संख्या मिलेगी तो मान लियो c है। अब a का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2c² बराबर 2b², तो यहाँ 4c² बराबर 2b, 2 से 2 कट गया, 2c² बराबर b², तो b² बराबर 2c²। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है कि 2 जो है b² को विभाजित कर रहा है। अब जब b² को विभाजित कर b को विभाजित करेगा। अब 2 और 3 से क्या निष्कर्ष निकलता है, a और b का कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। वो क्या मिल गया, 2। परंतु हम शुरू में जो है माने थे कि a और b सहभाज्य है, तो इस तथ्य का यह विरोधाभास यहाँ पर मिल गया। तो हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या, वो गलत है, इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इन दोनों को यदि आप अच्छे से जो है समझ लेंगे और इसका अभ्यास कर लेंगे, तो एक इस तरह का प्रश्न आता है, यहाँ पे धन या ऋण कुछ भी हो सकता है, एक इस तरह का प्रश्न आता है, एक ये आपका संबंध वाला प्रश्न आता है, और ये अभाज्य गुणनखंड, और ये। तो इन उदाहरणों की सहायता से आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिए, तो आपकी पाठ्य की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कोई भी प्रश्न आएगा, चाहे वो छमाही का हो या वार्षिक का हो, आपसे बन जाएगा। तो आप लोग मन लगा के तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल बहुपद को के साथ आप लोगों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तब तक आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए, जिससे छमाही परीक्षा वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।